हाय वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट एंड सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट नंबर 7वें में आप सबका स्वागत है। तो चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं बुद्ध कथा। पिछले पाठ में हमने पढ़ा है क्या, बुद्ध की शिक्षा। अब हम पढ़ेंगे बुद्ध की कथा। ठीक है, बुद्ध कथा में हम जानेंगे बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थरों, संगमरमर और कांसे से ढाल कर आकार दिया। मतलब बुद्ध का जो संकल्पना जो था, जिसको दुनिया में बताने के लिए हजारों लोगों ने, हजारों हाथों ने पत्थरों पर निकासी की, संगमरमर पर निकासी किया और कांसे में ढाल कर आकार दिया। तुम जितनी भी मूर्ति देख रहे हो वो कांसे में ढाल कर आकार दिया गया है। आज का पिलर जब बनता है, आज की जब मूर्ति बनती है तो कैसे बनती है? एक कांचा बनाए, एक मतलब बॉक्स बनाया, उसमें वैसी आकृति है और उसमें सीमेंट डाला, बन गया मूर्ति। बस समझ लो ऐसा ही बना है। ठीक, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की और कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, मतलब कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर है। वे इतनी दूर पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। ठीक है, एक एक करके बताता हूं। कम से कम एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है, जैसे में शांति। ठीक है, शांति, हर सवाल का जवाब शांति हो सकता है। कभी कभी जब सवाल का जवाब देने से अच्छा है कि शांत रहो। और धीर, देखो ये शांति और धीर दो ऐसे चीज है ना, अगर तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लो ना तो दुनिया के हर विजय, हर जीत तुम्हारी होगी। अगर तुम हर चीज के लिए पेशेंस करो, धीरज रखा करो, तो वो चीज तुम्हारे पास जरूर आएगा, वो सपना तुम्हारे पास जरूर आएगा। गलत सपना, गलत नजरिया रखोगे तो कभी नहीं आएगा। वासना क्या होता है? वासना से कभी हमेशा दूर रहनी चाहिए। वासना मतलब किसी अपोजिट सेक्स से दूर रहो। ठीक है, जितने समय तक तुम वासना में रहोगे ना, जैसे में नशा हो गया, मोहब्बत हो गई लड़कियों से, तो ये सब वासना में गिने जाते हैं। लड़कों से मोहब्बत हो गई, पागलपन के भूत सवार हो गया, तो वैसे वासना से दूर रहो। और लालसा से भी दूर रहो। मतलब क्या हो गया, तुम्हें किसी भी चीज का लालसा मत करो, लालच मत करो। लालच और जुनून में फर्क होता है। लालच और जुनून में फर्क होता है। कुछ लोग लाखों रुपया कमाना चाहते हैं लालच करके, कुछ लोग लाखों रुपया कमाना चाहते हैं अपने हुनर से। उन दोनों में अंतर है, एक लालच है, एक हुनर है। इसलिए लालच को मारो गोली और हुनर को अपना लो, एक्सपीरियंस को अपना लो और अपनी जीत मुकम्मल कर लो, अपनी जीत पालो। ठीक है, इसी संसार में तूफानों और संघर्ष उन सबसे परे हैं। वो इतने दूर हैं जिसको पाना असंभव हो गया है आज के डेट में। आज का समय में भगवान को पाना असंभव हो गया है। बस लोग भगवान की पूजा कर सकता है, अल्लाह का इबादत कर सकता है, लेकिन अल्लाह को पा नहीं सकता, भगवान को पा नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में खोट है। वो खुद पूजा कर रहा है, जिसके मन में खोट हो वो पूजा कर रहा है, वो इबादत कर रहा है, तो आगे नहीं बढ़ सकता। तुम निस्वार्थ काम करो, भगवान तुम्हारे साथ देंगे, अल्लाह तुम्हारे साथ देंगे। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। और हम किसी ऐसे संत कबीर को फिर से देखते हैं तो अपने अंतर मन में क्या आता है? अरे साला अपनी बापू थारे नहीं,
ये लोग बापू थे और इनके जैसा बनना चाहिए। हर माँ बाप से हम अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को वीकली प्लानिंग पर ले जाओ, उन्हें ऐसे ऐसे दरबार में ले जाओ, ऐसे ऐसे मंदिरों में ले जाओ, ऐसे धर्म स्थलों पर ले जाओ, ऐसे किला पर ले जाओ जहाँ पर उनका जाकर ब्रेन वॉश हो जाए, वो लोग अच्छा सीख पाए। हर माता पिता से यह अनुरोध करता हूँ, हर बच्चों से भी ये बोलता हूँ कि तुम जाओ और अपने ऐतिहासिक स्थल पे घूमो कि तुम्हारा दिमाग और तेज हो सके। ठीक है। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं मालूम होते। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर में कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उसका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसर को देखना चाहिए। मतलब देखो बुद्ध क्या बोलते हैं कि हमें शांत दृष्टि से संघर्ष करते रहना चाहिए और जीवन में विकास और प्रगति पे ज़्यादा असर देना चाहिए। और जो अवसर होता है ना, अवसर हमारे साथ ऑटोमेटिक आ जाएंगे, डोंट वरी, उसके लिए सोचने की बात ही नहीं है। तुम कर्म करते चलो, ऊपर वाला तुम्हारे साथ होगा। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। इस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहराई संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। मतलब जो हमारी जाति और राष्ट्र ऐसे निश्चित समझदारी को और आंतरिक शक्ति को गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। और बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त किए कहाँ से किए? हम लोग जैसे लोगों को देखकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, अलग से नहीं किया। इसलिए हमारी भी वह राष्ट्रीयता, हमारी भी वो शक्ति होगी तब ना यार ऐसे आदर्श को हमने पैदा कर दिया। हमारी सोच अच्छी है तब ना एक इंसान को भगवान बना दिया। नहीं तो उसके मरने के बाद कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। हमारी धरोहर, हमारी ज्ञान शक्ति इतनी है कि हम एक आदर्श इंसान को जन्म दिया। ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। आप सबने जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य कौन था और चाणक्य कौन थे। चाणक्य, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। और मौर्य समाज की स्थापना चाणक्य के द्वारा किया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ के राजा थे, सम्राट थे और आचार्य चाणक्य वहाँ के प्रधानमंत्री थे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर का आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थिति का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दिया। और दो ऐसे व्यक्ति थे जो अपोजिट परिस्थिति, जो परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी, हमारे विपरीत थी, विपरीत को अनुकूल बना दिया, वह मर्जी मुताबिक ढाल लिए, अपने मर्जी के मुताबिक ढाल लिए थे। अब वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री और सलाहकार चाणक्य। दो ही लोग थे, चंद्रगुप्त मौर्य और
आचार्य चाणक्य, ठीक, जो उनके मित्र भी थे, मंत्री भी थे, गुरु भी थे और सलाहकार भी थे। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। समझ लो, जो मगध साम्राज्य जो था, नंद साम्राज्य, चंद्रगुप्त की पहली साम्राज्य जहां शुरू हुई वो अपना बिहार है। वो अपनी बिहार पाटलिपुत्रा, इसका पुराना नाम था पाटलिपुत्रा, आज उसे पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। और उस समय हमारी बिहार के राज्य में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल, बांग्लादेश, झारखंड, नेपाल सब हमारे बिहार के हिस्सा थे। तो आज के भावी प्रधानमंत्री के वजह से क्यों नहीं है, ये सवाल उठाना चाहिए। और ये क्लास 8 बच्चों आप सबका है सवाल। आप आशा करते हैं कि आप अपने अपने शिक्षकों से ये जाकर सवाल पूछेंगे, क्योंकि देखो सवाल पूछना हर किसी का धर्म है, कर्म है। जब तक सवाल पूछोगे नहीं तब तक जवाब मिलेगा नहीं, तब तक जवाब नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारी ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, दिमाग नहीं बढ़ेगा। अब इसी बात को मैं हिंदी में ही बोल सकता हूँ, लेकिन वैसे हिंदी आप सबको समझ में नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा मिक्स करके बताना पड़ता है। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में मैंने बताया था ना, हाँ वही तक्षशिला गए। उस जगह के नाम से ही उसको विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। और उन यूनानी के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था, मतलब पोस्टिंग दी थी, वहां पर जाओ, वहां पर रहो। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी और चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हो गई। उस समय का भावी साम्राज्य सिकंदर, उससे भेंट हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा, पुराना पर चिर नवीन, पुराने को हटाओ नया को लाओ, ठीक, बुलंद करके विदेशी आक्रमण के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़ कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। यूनानी सेना कौन थे? सिकंदर के सेना। जब यूनानी सेना सिकंदर के सेना थे तो उसी सेना को खदेड़ कर हटा दिया, भगा दिया चंद्रगुप्त ने और तक्षशिला पर कब्जा कर लिया। तक्षशिला पर जब अधिकार हो गया तो वहां के राष्ट्रीयता के पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्होंने साथ लेकर चंद्रगुप्त और उन सबको साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना पर, मतलब पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर के मृत्यु के 2 ही वर्ष में सिकंदर उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर के मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और सिकंदर तो मर गया, लेकिन सिकंदर को मरने के 2 वर्ष बाद पाटलिपुत्र पर अधिकार हुआ। किसका? चाणक्य के द्वारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन पर, उनका, ठीक है, करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र का इतिहास साम्राज्य की राजधानी थी और पाटलिपुत्र जो था वह इस विराट साम्राज्य की राजधानी थी। किस साम्राज्य की? मौर्य साम्राज्य की, महान मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी अपना पटना, पाटलिपुत्र, ठीक है। यह नया साम्राज्य था। सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सिल्यूकस के राजदूत मेगस्थानीज ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो यही अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक शास्त्र है और इसी समय की रचना है।
और उसी समय की रचना थी वो कौटिल्य राजनीतिक शास्त्र। ठीक, यहाँ पर कहा जाता है कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। हट मान लो तो मान लो भाई। इसी युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। इसमें एक प्राचीन भारतीय नाटक था उस समय का, मुद्रा राक्षस। कौन सा? मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा दूसरे वीडियो में। इसी नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है, न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। ठीक, दुश्मन को धोखा देना, पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। जो साम्राज्य की भागडोर हाथ में संभाले रहता है और साम्राज्य को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। देखो, दो ही एग्जाम्पल हैं। साम्राज्य मतलब क्या होता है? अपना सत्ता। तुम उसको एक बेटे की जैसा मानो, शिष्य के जैसा मानो। शिष्य मतलब भी होता है पुत्र समान, बेटे का भी मतलब होता है बेटा, पुत्र समान। ठीक है, अपने बच्चों के जैसा मानो। इसीलिए पुराने रामायण महाभारत में देखते हो तो उसमें बताया जाता है कि हमने अपने प्रजा को कभी अलग नहीं समझा, हमने अपने प्रजा को हमेशा एक पुत्र के नजरिए से देखा है। और यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है, एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। चाणक्य एक प्रिय शिष्य की तरह देखते थे अपने साम्राज्य को। पूरा बिहार में जो साम्राज्य फैला हुआ था, मौर्य साम्राज्य, जो पाटलिपुत्रा से बढ़ती थी। समझो उस समय बिहार कितना बड़ा था। आज बिहार के लोग बाहर रोजगार मांगने जाते हैं। इससे शर्म की बात कौन सी हो सकती है? इसलिए सरकार बदलो। तुम छोटे हो, बड़े होकर सरकार बदल देना। कोई तो अपने मन में ठानो, हम इतिहास बदलेंगे। तुम इतिहास पढ़ रहे हो, इतिहास बदलने का सपना रखो। ठीक है, अपने जीवन में वह सदा तपस्वी, वो अपने जीवन में सादा रहते थे, तपस्वी का जीवन बिताते थे। उनसे ऊंचे पद की शान, देखो उसके आगे, ऊंचे पदों की शान, शौकत में उसकी दिलचस्पी, मतलब उनकी दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद है, जब वो अपनी शपथ पूरी कर लेते हैं और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। ठीक, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच हो। मतलब ऐसी कोई सी बात नहीं रही जिसको करने में चाणक्य को संकोच हो कि हम करें कि नहीं करें, हम करें कि नहीं करें। समझे? चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं, वही है चाणक्य के अर्थशास्त्र। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेक विषयों पर लिखा गया है। ठीक, उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलू पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना और विस्तार से वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त की विराट सेना के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। देखो, अगर हमारे साथ हम जो भी कर रहे हैं उसका अनुशासन नहीं हो तो बस एक बोझ बनकर रह जाएगा। ठीक है, सेना 1000 रखो, अनुशासन नहीं रखो, बोझ के हिसाब में है, वो बोझ बन जाएगा तुम्हारे लिए। तुम लड़ने जाओगे, मर के चले आओगे, मर जाओगे, चले क्या आना, मर के लाशी तो आती है। लेकिन युद्ध में जाने वाले का वो भी आसानी होता है कि आएगा कि नहीं आएगा। हमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है और
ये चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र में हमें रक्षा, हम अपने रक्षा किस तरह कर सकते हैं, किलेबंदी के बारे में, मतलब होता था ना पहले के लोग किला बनाते थे, चारों तरफ से लंबी लंबी दीवारें हो जाती थी, उस दीवार को तोड़ना असंभव होता था, तो उसे बोलते हैं किलेबंदी, मतलब घेर देना, बाउंड्री, एक तरह से समझो तो बाउंड्री, एक तरह से क्या उसका मतलब ही होता है बाउंड्री, ठीक है, जिस तरह स्टेडियम में होता है बाउंड्री चारों तरफ से, तो वैसे किलाबंदी किए जाते थे। और चाणक्य अर्थशास्त्र में बताया गया है पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, मतलब कॉमर्स, इंग्लिश में बोलो तो कॉमर्स और बिजनेस, दोनों के बारे में, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों, खानों का मतलब हो जाएगा मिट्टी वगैरह, बालू खाना, कोयला खदान, वैसे जहाँ से ये सब मटेरियल्स निकाले जाते हैं, कारखाने जहाँ पर बनते हैं, कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई, जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई, कसाई खाने, उस समय भी मुर्गे मछली मांस कटते थे, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल, यह सब शामिल है। इसमें विधवा विवाह को मान्य दिया गया है और विशेष परिस्थिति में तलाक को भी दिया गया है, ठीक है। अगर विधवा विवाह पर तो मान्य दिया गया था, विधवा हो गई कोई लड़की तो उसको भी विवाह करवाया जाएगा, और अगर परिस्थिति अनुकूल हुई, अलग हो गई, तो उसमें तलाक को भी मान्य किया गया है, ठीक है। उसके बाद है अपने राज्य अभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा, उसके सुख की ही उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है, वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, ठीक, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी, अगर राजा उत्साही है तो प्रजा भी समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होगी, और जो सार्वजनिक काम है, जो लोगों के मत से होगा, जो लोगों के काम का है, वो राजा के मत से नहीं, लोगों के मर्जी से ही काम चलेगी। राजा की, देखो यहाँ पर भी लिखा है, सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, ठीक है। उसे खुद हमेशा उनके लिए तैयार करना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अत्याचार करता है, तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ विद्रोही बनो, विद्रोही। अब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ मारपीट ही करो, विद्रोही बनो, सवाल पूछो। आज के युवा हो, जग जाओ, सवाल पूछो। डरोगे तो डरते रह जाओगे, इसलिए डरना छोड़ दो। हमने पढ़ा आचार्य चाणक्य के बारे में, उसके बाद से अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। अब हम अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में अशोका द ग्रेट का नाम लगा था। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। 273 में इस महान साम्राज्य भारतवर्ष का अधिकारी था कौन? अशोक, सम्राट अशोक के। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक हुआ करता था, रह चुका था। जो पश्चिमोत्तर, हमारे हिंदुस्तान के उत्तर, पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूरब में असम वगैरह आते हैं, पश्चिम में मुंबई आता है, ठीक है। उसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी।
विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। तो उस समय विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था। उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो गया था, मध्य एशिया तक हो चुका था। मध्य एशिया का मतलब समझ रहे हो, कहाँ कहाँ? पूरे पूरे एरिया को पकड़ लो। एशिया में आधा। जैसे मैं कुछ नाम में बता देता हूँ। म्यांमार से लेकर पाकिस्तान, दुबई तक, वहां तक हुआ था। दुबई एशिया में शायद। चाइना भी एशिया में आता है, तो चाइना पर भी उस समय अशोक का ही राज था। अकबर का भी राज था। अकबर तो अभी राज किया ना, आज से 500 साल पहले, 400 साल पहले। 1500 ईस्वी में आया था लो, और 1600-1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी तक राज किया। और उन्हीं बादशाह का बनाया हुआ ताजमहल जो आज भी जगमगा रहा है। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाया। दक्षिण में एक राजा हुआ करते थे, उस पे राज करना अशोक को भारी पड़ गया। दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाया। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मतहत इकट्ठा, और संपूर्ण भारत एक मत के अंदर इकट्ठा हुआ। मतहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया, और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग, पूर्वी तत्काल के जो कलिंग प्रदेश थे। कलिंग प्रदेश क्या होता है? मतलब जो साथ में रहने वाले पड़ोसी। कलिंग प्रदेश को जीतने को ठान लिया। और अशोक क्या सोचा कि जितने भी हमारे कलीग हैं ना, पड़ोसी, उनको जीत लो, बाकी सब बाद में देख लेंगे हम। अशोक का एक अभिलेख जो यहाँ पर शायद पांडुलिपि या पाली लिपि में लिखा गया है, जिसके बारे में विस्तार में एक दूसरे पार्ट में मैं बता दूंगा कि पांडुलिपि कैसे होते हैं और ये पांडुलिपि कैसे होते थे। अफगानिस्तानी लिपि, यूनानी लिपि, भारत का अभी है देवनागरी भाषा, ठीक है। अभी देवनागरी लिपि हम लोग बोलते हैं ना। हाँ, तमिल लिपि भी होते हैं। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ, बहुत लोग मरे। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। युद्ध को वहीं से रोक दिया गया। बुद्ध के शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसी काम करने की ओर घूम गया। मतलब समझते हो? मतलब युद्ध का जो हासिल करना था दूसरे क्षेत्र, मतलब उसका मन दूसरे क्षेत्र में चला गया। विजय हासिल करना छोड़ दिया उसने और साहसी काम करने की तरफ उसने अपना मन बना लिया। बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है ना, खून बर्दाश्त नहीं होता है। शायद अशोक भी वैसे होंगे। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं, ठीक है। और अशोक जहाँ जहाँ भी उनका साम्राज्य था, राजधानी था, जहाँ भी उनकी महलें थी और खंडरें जो अब बन गई हैं, वहाँ पे आप जाकर देखो यार, एक नया सा अनुभव होगा। इसलिए हमेशा एक अच्छे इंसान बनो और एक पराक्रमी बनो। मतलब इतना कठोर, इतना जबरदस्त, इतना मजबूत मन से और तन से कि दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। उसके बाद पढ़ते हैं कलिंग। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद
महामहिम सम्राट, उस समय सम्राट कौन थे? अशोक। महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको धर्म को अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। ठीक, कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100,000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है, और सच्चा विजय वही है जो धर्म का काम करो, कर्तव्य का पालन करो और लोगों के हृदय पे राज करो। लोगों पे राज नहीं करना है, लोगों के दिल पे राज करना है। ठीक, आगे बोलते हैं, फरमान में आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहां तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। मतलब जीव की जो जितने भी जीव हैं, जो प्राणी हैं, उनकी रक्षा हो, यही उनकी आकांक्षाएं थी, इच्छा थी। कहाँ? कलिंग में जो मार काट हुआ था, जो सम्राट के लिए मतलब जीतने के लिए जो लड़ाई हुई थी, कत्लेआम हुआ था, उस सब से उन्हें यही याद आया कि हम अब लड़ाई नहीं करेंगे, शांति का प्रतीक बनेंगे और शांति को ही फैलाएंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जीवन मात्र की रक्षा। अगर तुम्हें कोई मारना चाहता है तो तुम उसे मार सकते हो, सेल्फ डिफेंस। आज की भारतीय गवर्नमेंट बोलती है, अगर तुम्हें कोई मार रहा है तो अपने बचाव के लिए तुम उसको आक्रमण कर सकते हो, मतलब तुम उसको मार सकते हो, जान से भी मार सकते हो, और केवल इसी तरह मार रहा है मतलब नॉर्मली, तो उसे जीवित छोड़ सकते हो। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कानून में लिखा है कोई हमें मार रहा था, हम उसकी मार कर टांग तोड़ दे, पैर तोड़ दे, सिर फोड़ दे, जान से मार दे, वैसा नहीं। मतलब उसे ये बता देना कि तुम हमें मत मारो क्योंकि हम तुमसे स्ट्रांग हैं, हम तुमसे मजबूत हैं, ये बताया जाता है। और आत्मसंयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। देखो, अगर गांधी जी का बात याद आ गया, मैं बोलता हूँ, अगर कोई एक थप्पड़ दे ना तो दूसरा गाल भी दे दो, लो मार लो भाई। अब आज की युग की बात सुनो, कोई तुम्हें एक चाटा मारे तो गांधी जी जैसा दूसरा गाल दे दो। और दूसरी बात यह है, अगर मतलब गांधी जी का विचार खत्म, अगर दूसरा चाटा लगा दे वो व्यक्ति, तो गांधी जी का व्यवहार खत्म, वहां पर लगाओ चंद्रशेखर आजाद का, उसको मारने से पहले उसका हाथ तोड़ डालो। यह नियम जीवन का होना चाहिए। किसी दो का पालन करो, एक का पालन करो, नहीं दोनों का पालन करो। हम तो दोनों का पालन करते हैं, किसी पे कभी अत्याचार सहते नहीं हैं और ना ही कभी अत्याचार करते हैं। आगे पढ़ते हैं। इस अद्भुत शासन ने, देखो यहाँ पे, इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अशोका द ग्रेट को बहुत आदर लोग देते हैं, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है, हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहें, चाहे कहीं भी हो, लेकिन उसके कर्मचारी उसे सूचना दे देते थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चाहे जिस समय वह जहां भी हो, वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। उसे कहीं भी मतलब अशोका द ग्रेट, अशोक जहां भी थे वहां पर भी उनको जब दे दिया जाता था खबर,
वहीं से लोगों के भलाई के लिए वो काम करते थे। ऐसे थे अशोक, सम्राट अशोक। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। अब देखो यार, उस समय के लोग बौद्ध, कट्टर बौद्ध होने के बाद भी दूसरे धर्म को आदर दिया, तो आज के भी धर्म जितने भी हैं उन्हें भी अपने अपोजिट धर्म, दूसरे बराबर के धर्म, जो भी बराबर वाले धर्म हैं उसको आदर देना चाहिए। अगर मुसलमान हो तो हिंदू का आदर दो, हिंदू हो तो मुसलमान को आदर करो, बुद्ध हो तो दोनों का आदर करो, दोनों हो मुसलमान और हिंदू हो तो बुद्ध का आदर करो, जैन का आदर करो। इसीलिए बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो किस बात का बैर। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था, मतलब वहां पर रखा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है, जो पर्सिपोलिया की याद दिलाते हैं, पर्सिपोलिया देश की याद दिलाते हैं। लेकिन जो शुरू की मूर्ति कला थी और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ ऐसे चीज हैं जो शुरू में है, उसमें भारतीय कला के बारे में ही केवल बताए गए हैं। ठीक है। उसके बाद है 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद, मतलब 41 ईयर, 41 साल तक उसने बिना संकोच बिना लड़ाई का शासन किया। उसके बाद 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। एच जी वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में इसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजारों नामों में जिसने इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, मतलब ऐसे ऐसे शासन, ऐसे ऐसे बादशाह हुए हैं जिसके बारे में हजारों पन्ना इतिहास में लिखा जा चुका है। ठीक है। हजारों पन्ना भरे हुए हैं जिसमें बड़े बड़े राजे महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं। उसमें अशोक का नाम अकेले सितारे की तरह चमक रहा है। ओल्ग से जापान तक, ओल्ग देश है, ओल्ग से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। इसलिए हमारे भी मुंह से उसका की जगह पर उनका निकल गया। ठीक है, क्योंकि हम भी आदर से नाम लेते हैं। उनका नाम आदर से लिया जाता है। किसका? सम्राट अशोक का। तो आप भी जब भी नाम लो, सम्राट अशोक का नाम आदर से लो, क्योंकि बड़े को इज्जत दोगे तभी तुम बड़े होगे, तो कोई छोटा तुम्हें इज्जत देगा। समझे? तो यहाँ पर हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ पर खत्म होती है। और कैसा लगा सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ने में, आप मुझे कमेंट में बताओ। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट है युगों का दौर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर युगों का दौर में एक नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।